नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लाइन चैप्टर को खत्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन को खत्म करेंगे। स्ट्रेट लाइन की कहानी आज से खत्म। एक स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ चुके। कल हमने आपको बताया था कि अब जब मैं एक स्ट्रेट लाइन पढ़ लेते हैं तो फिर हम दो स्ट्रेट लाइन पर बात करते हैं। कभी दो लाइनें दे दी जाएं, जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं उन सब पर हम बात करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी चीज है जो आपको देखना चाहिए कि अगर कभी परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दी हो, जैसे हम आपको बताते थे कि जैसे लिखा हो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p लिखा होता था, और हम आपसे बोल दें कि इस p की लेंथ बताओ, इस p की डिस्टेंस बताओ, अगर कभी नहीं दी है तो अगर कभी इसकी बात कर दें, या फिर आपको कोई क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए और आपसे बोल दे कि कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, आपसे कह दे कि कोई क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रेखा का समीकरण है, उसको आप नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म मतलब लंबवत रूप के समीकरण में व्यक्त करो, तब आप कैसे करेंगे इस चीज को देख लो। सिर्फ पहले दो चीजें देखनी, इसके बाद हम टू लाइंस पर बात करेंगे। तो पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे इस पी की डिस्टेंस की। कभी अगर हम बात कर दें, इस लंब की बात कर दें, इसकी लंबाई की बात कर दें, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके साथ साथ में हम कन्वर्ट करेंगे, कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन इनटू नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन। मतलब आज की क्लास में हम पहले देखेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन इनटू नॉर्मल या पैरेलल लाइन, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हमें देखना है कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको दी हो, मान लीजिए अगर आपको दे दे कभी कोई क्वेश्चन दी है, उसमें लिखा है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपसे बोल दे कि एक इक्वेशन है जो वर्तमान में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, किसी भी लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप में है। अब आपको इस लाइन को परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। कल हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर और नॉर्मल में क्या अंतर होता है। परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही बात होती है, जबकि स्टैंडर्ड की अगर आप बात करोगे तो वो स्टैंडर्ड मानक होता है, और इसी स्टैंडर्ड को हम मानक रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से लिखते हैं। जबकि जब कभी परपेंडिकुलर की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप बताओ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, किसी रेखा का लंब रूप समीकरण, तब हम उसको बोलते हैं नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, और हम उसको लिखते हैं x का कोएफिशिएंट cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इस सब पर आप बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि अगर जो आपको इक्वेशन दी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस समय नॉर्मल फॉर्म में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सॉरी नॉर्मल नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक समीकरण में है। अगर मानक रेखा का समीकरण दिया है और आपसे बोला कि परपेंडिकुलर में बताओ, तो आपको क्या करना है। इसके लिए हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। उससे पहले इस सवाल को देखते हैं और इस सवाल से उस रिजल्ट को निकालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या क्या हमें करना है, कौन कौन से स्टेप याद रखने। तो आप अगर इसको परपेंडिकुलर में बदलना चाहते हैं, तब आपको यह बात तो पहले से क्लियर होगी कि परपेंडिकुलर का मतलब, अगर आपने परपेंडिकुलर की आप बात कर रहे हैं, जब आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो ये डिसाइड हो गया कि जो x का कोएफिशिएंट रहेगा, जो x का गुणांक रहेगा वो cos अल्फा ही रहेगा, y का गुणांक sin अल्फा रहेगा। मतलब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन दी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है एक लाइन का, उस लाइन में x का कोएफिशिएंट एक cos अल्फा आ जाए, y का कोएफिशिएंट भी कुछ आ जाए जो sin अल्फा हो, sin अल्फा के टर्म में होना चाहिए, और बराबर में p की कुछ वैल्यू आ जाए। अगर हमें ये सब चीजें पता चल जाए तब हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो जो आपका पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप इस 5 को इधर उठा कर ले जाओ। जितना भी हमने आपको बताया था, जो भी चीजें राइट साइड दी हैं उन सबको लेफ्ट साइड ले आओ। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले जाना है। उस कांस्टेंट को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तब देखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहां अगर आपको कुछ अलग से करना है, कुछ देखने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात आप याद रखिए कि जब कभी किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना है, जब कभी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले आप एक तरफ स्थित पूरे पदों में से कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ। मूव द टर्म दैट इज कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ उस कांस्टेंट को मूव कराइए, उस कांस्टेंट को भेज दीजिए।
अब जब आपने इस कांस्टेंट को यहां भेज दिया तो इसके बाद स्टार्ट होता है आपका, जो हम कहते हैं ना कि हर एक सवाल में कुछ चीजें कभी कभी कुछ सवालों में कभी कभी कुछ चीजें अलग से करनी पड़ जाती हैं। वही अगर हम लाइन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी कंडीशन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति में, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्रांति लाना चाहते हैं तो आपको अलग करना पड़ेगा। वही यहां पर है, यहां पर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड इसके कंफर्ट जोन से इसको बाहर निकाल के परपेंडिकुलर जोन में ले जाना। अब हमें अगर इसके कंफर्ट जोन से इसको बाहर निकालना है तो सबसे पहला टर्म बनता है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करके सम करिए और अंडर रूट ले लीजिए। मतलब x का कोफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y और इसका स्क्वायर का रूट। आपको ये क्वेश्चन हो, कोई अन्य क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, और आपसे स्ट्रेट लाइन से आपको स्ट्रेट लाइन का जो मानक समीकरण है उससे बोल दे कि आप लंबवृत्त रूप समीकरण में बदलिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बनता है कि आप सबसे पहले x कोफिशिएंट देखेंगे, इसके बाद y कोफिशिएंट देखेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उनका रूट ले लेंगे। अब आप जब कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ y की बात करते हैं, तब आप देखें कि जब हम यहाँ कोफिशिएंट x की बात करेंगे तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है। कोफिशिएंट का सिर्फ और सिर्फ, हिंदी वाले इस बात पर ध्यान दें, मतलब ये होता है कि जो x के साथ गुणांक लिखा उसको आप लीजिए, जो y के साथ लिखा उसको लीजिए। अब यहाँ x के कोफिशिएंट की आप बात करेंगे तो 1 है, y का 2 है। अगर आप यहाँ रखेंगे तब आप देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का गुणांक क्या है? y का गुणांक 2 है, उसका स्क्वायर, और इसका लेना है आपको रूट। अब आप जब इसको देखेंगे तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। जब इसको आगे करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे √5। हमने देखा कि हमने ये √5 निकाला। ये √5 क्या है? आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, हम क्यों कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y ले रहे हैं, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि जब कभी हम नई चीजें खोजते हैं तो हमें कुछ अलग करना पड़ता है। चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, अगर हमें अलग फार्मूले लाने होते हैं तो उसमें कुछ अपने पास से कुछ चीजें कहीं से जोड़कर कहीं लानी पड़ती। वही हमने यहाँ किया, कुछ गलत नहीं किया। गणित में जो भी होता है वही सब किया कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर करना है, उसका रूट ले लेना। यहाँ पर जो आपका √5 निकला, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म में बदल सके। अगर आप इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना चाहते हैं तब आपको इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेना ही पड़ेगा। अब ये पहला स्टेप होता है। अगर आपने इसका रूट ले लिया तो आपने देखा कि इस इक्वेशन में हम √5 इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इसी √5 से फर्स्ट स्टेप अब स्टार्ट होता है, पहला चरण स्टार्ट होता है कि आपको √5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। अब बात समझिए, आपको क्या करना है, इस चीज को हम बिगाड़े दे रहे हैं क्योंकि आप समझ गए हमने √5 कहां से निकाला। अब आप याद रखेंगे कि √5 क्या था? √5 x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट था। जब हम यहां से अब डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाई √5, जब कभी आपसे ऐसा बोले, अब आपको इतनी सब कहानी लिखने की ना तो जरूरत है, आपको सिर्फ x का कोफिशिएंट देखना है, y का कोफिशिएंट देखना है, और देखने के बाद आपको √5 लिख लेना है। √5 के अलावा कुछ भी हो सकता था, √a² + b² का रूट जो भी बने, आप इनका जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके रूट ले लीजिए। हमने लिया तो √5 आया। अब इस √5 से इस इक्वेशन को डिवाइड हम करेंगे, तब हम देखेंगे x बाई √5 प्लस 2y बाई √5 बराबर 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखेंगे कि हमने इसमें देखा कि x बाई √5 प्लस 2 बाई √5 बराबर 1। अब आप देखेंगे x बाई √5 प्लस 2 बाई √5 y = 1। अगर हम आपसे बोले कि आप एक ऐसी इक्वेशन बताओ जहां आपने ट्रिग्नोमेट्री, पूरी मैथ की हम बात कर रहे हैं,
अगर हम आपसे कभी बोले एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके दो टर्म हमें लेने हैं, हमें जिसके दो टर्म लेने हैं और उन दोनों टर्मों का हम स्क्वायर करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका सम जो आए वो 1 ही आना चाहिए। हम आपसे कहें आप पूरी एडवांस मैथ में घूमिए, इसके बाद आपको एक ऐसे टर्म लेने हैं, दो टर्म लेने हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करके जोड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 आए, तब आप कहेंगे अगर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेते थे। इसके अलावा आप बताओ अगर कोई भी टर्म पॉसिबल हो, पूरी मैथ की हम बात कर रहे हैं जिसमें आप उनको इंडिविजुअल स्क्वायर करो और उनका जब सम करो तो वो 1 के बराबर है, कोई टर्म नहीं पॉसिबल। लेकिन जब हम इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन में स्टैंडर्ड फॉर्म से परपेंडिकुलर फॉर्म का कन्वर्जन करते हैं तब हम देखते हैं कि √5 और 2/√5 जो x का कोफिशिएंट होता है और जो y का कोफिशिएंट होता है, जब हम इनको स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं तो स्क्वायर करके इनको जोड़ने पर हम देखते हैं कि ये भी 1 के बराबर होते हैं। जरा इस बात को सोचिए और आप करके देखिए क्या ऐसा है। इसको देखिए जरा 1 मिनट और 1 मिनट करके देखिए। x प्लस 2y बराबर 5, यहां पर √5 बचेगा क्योंकि 5 को जब √5 से डिवाइड करोगे तो √5 बचेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये बचेगा √5। आप देखिए हमने आपको बताया कि यहां पर लिखा है, इस बात को आप सिर्फ याद रखेंगे कि जब कभी हम किन्हीं दो टर्म की बात कर रहे हैं और आपसे बोले कि बताओ ऐसे दोनों टर्मों को हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो 1 आते हैं। तो हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है, वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक इक्वेशन की, एक समीकरण की, क्या इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल है? ये बात हम आपको एक स्टेप आगे की बता रहे हैं। वैसे अगर इसको देखो आप तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इसकी बात करो तो हम देखते हैं कि इसमें लगभग कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर फॉर्म की तरह शो होने लगी। अब ये शो तो हो रही है, इसको मैं डिनोट कैसे करना है, इसको मैं दिखाना कैसे है, बात अभी यहां आकर अटक जाती है। तो हम आपको बताया कि जब कभी हम किसी भी एडवांस मैथ में जब कभी हम किसी भी टर्म की बात करें और आपसे कहें कि आपको दो टर्म लेने हैं, उनका स्क्वायर करके जोड़ना है और आप बताओ कि उनकी वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, तब आप बताओ सिर्फ और सिर्फ यही दो टर्म, इनके अलावा कोई चीज पॉसिबल है? एक साइन स्क्वायर थीटा होगा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इन्हीं का स्क्वायर बराबर 1 होगा। अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा चीजें पॉसिबल हैं जब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेते हैं या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेते हैं। जब हम ये चीजें देखते हैं तब हम जरूर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनके बराबर ये 1 हो जाता है। अभी हम बात प्लस के लिए कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन ही प्लस में है, तब हम देखेंगे कि 2 जो लिखा है x का कोफिशिएंट, आप इसमें देखो 1/√5 इंटू एक्स प्लस 2/√5 इंटू वाई बराबर √5। आपने अब इसको कन्वर्ट कर लिया है। हमने क्या किया, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी उसमें √5 से डिवाइड किया। अभी हमें एक इक्वेशन मिली, अब हम इसकी कंपैरिजन कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्क्वायर हम करें, हम देखें कि x का जो कोफिशिएंट है मतलब a है, a का अगर स्क्वायर करें और y के कोफिशिएंट मतलब b का स्क्वायर करें तो इनका भी सम 1 ही आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। अगर ऐसा है तब आप बताओ कि इस a को हम साइन थीटा बोल दे या इस b को हम कॉस थीटा बोल दे तो कोई दिक्कत? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जब हम 12th तक पढ़ते हैं, 12th के बाद चीजें ये हो जाती है कि जब हम लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, दैट इज द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन अगर हम आपसे बोल लें कि इसी को x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा बराबर 1, तब वो भी परपेंडिकुलर फॉर्म ही होगी लाइन की। अब उसमें हमने कोफिशिएंट बदल दिए, वो कोफिशिएंट आप बदलते हो अगर इक्वल टू 1 है तब उस कंडीशन में हमें कोई समस्या नहीं होगी, वो हर समय 1 रहेंगे। आप x के साथ cos लीजिए, x के साथ sin लीजिए। लेकिन अगर कहीं गलती से ये वाली इक्वेशन वेरीफाई ना हुई तब वहां समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में हमें बदलना पड़ेगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तब आपको ये पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखो। यहां से हम देखेंगे कि 1/√5 का स्क्वायर करें तो 1/5, 2/√5 का स्क्वायर करें तो 2/5, 1/5 और 4/5 जब आप जोड़ोगे, a का स्क्वायर करें तो 1/5, b का स्क्वायर करें तो 4/5,
इनको जब आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 1। अब हम यहीं से देखेंगे कि cos अल्फा बराबर 1/√5, sin अल्फा बराबर 2/√5। अब किसी के मन में आ रहा होगा ऐसे हमने क्यों लिख दिया, तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जब हम ट्रेंगल पढ़ते हैं और ट्रेंगल में हमें पता है कि 3 लाइनें अगर संरेखीय हैं, अगर 3 लाइनें कोलिनियर हैं तो ट्रेंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों लाइन कोलिनियर होने का सिर्फ यही मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि ये तीनों लाइनें एक रेखा में। अब आप बताओ किसी भी ट्रेंगल को बनाने के लिए चाहिए होती है हमें 3 लाइनें और लाइन सिर्फ एक दी है, तब आप कैसे इसको ट्रेंगल बनाकर दिखा रहे हैं, जबकि हम कोलिनियर लाइनें होने पर ट्रेंगल का एरिया पढ़ते हैं, वो भी डिटरमिनेंट फॉर्म में। अगर हम एरिया पढ़ते हैं तब, लेकिन हम मैथमेटिक्स का बेसिक रूल ये नहीं भूलते हैं कि जो ट्रेंगल होता है अगर वो ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया 0 होगा। हम गणित में कुछ भी करें, क्योंकि गणित में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास रोटी है दाल नहीं तो दाल मान लो, ये इसमें भी होता है। अगर ट्रेंगल है, हमें पता कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ट्रेंगल का एरिया। तब हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि ट्रेंगल का एरिया 0 है, क्योंकि हमसे ये तो कहा है कि ट्रेंगल नहीं बनेगा। ट्रेंगल नहीं बनेगा इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही तो है कि ट्रेंगल का एरिया 0 होगा। अगर ट्रेंगल का एरिया 0 होगा फिर इसके बाद आप कुछ भी करो, तो हमने कहा था कि आप 1/2 लिखते हैं। अब आप इसके पीछे अंदर चाहे मैच खेलो, कबड्डी खेलो, कुछ भी करो, लेकिन बराबर में 0 आना चाहिए। वही हम इसमें करेंगे। हमने आपसे कहा कि हम इसके साथ कुछ भी करें, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनाना चाहिए। आपका मन हो आप साइन बराबर लिखो, आपका मन हो आप कॉस लिखो। हमने क्या किया, cos अल्फा 1/√5 लिख लिया, sin अल्फा 2/√5। जब इनका स्क्वायर करके हम जोड़े तो 1 आना चाहिए, और वो आएगा, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा करोगे तो 1/5, sin स्क्वायर अल्फा करोगे तो 4/5। 1/5 और 4/5 को जब आप जोड़ोगे तो वो बन जाएगा 1। ये हमने यहां पर करके भी दिखाया। तब आपको ये बात क्लियर हो गई कि इसी को हम 1/√5 इंटू एक्स, 1/√5 इंटू एक्स प्लस 2/√5 इंटू वाई बराबर 1। अगर इसी में हम 1/√5 की जगह cos अल्फा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि गणित में अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम चीजें मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम इस समय स्वर्ग में हैं, हम मान लेते हैं कि हम इस समय प्रधानमंत्री हैं, तो यही हम मान लेते हैं कि यहां sin अल्फा का मान 2/√5 है। जैसे मोदी मान लेते हैं कि वो एकमात्र देश के सबसे अच्छे नेता हैं, तो यही हम मान लेते हैं कि ये cos अल्फा और ये sin अल्फा है, चाहे ये साइन हो चाहे cos हो। हमने मान लिया कि हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, खत्म बात। 1/√5x प्लस 2/√5 y बराबर 1। उनके हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में पेन है, तो हम cos अल्फा मानेंगे और sin अल्फा मानेंगे, बात खत्म हो गई। अब देखो √5 की जगह अगर आप cos अल्फा मानते हो तो आप लिख भी सकते हो कि cos अल्फा इंटू एक्स प्लस 2/√5 मतलब sin अल्फा इंटू वाई बराबर 1। हमने आपको जो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन बताया उसमें हमने आपको बताया कि परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 1 होता है, तो इसी को हम लिख देंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 1। यही तो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन होता है। हमने कैसे निकाला, हमने कुछ नहीं किया, हमने x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रूट लिया, स्क्वायर करके पहले उन्हें जोड़ा, फिर उसका रूट लिया, उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि क्या ऐसा कभी मैथ में पॉसिबल हो सकता है कि किन्हीं दो टर्म का योग 1 हो, तो हमने कहा हाँ हो सकता है, अलग अलग हैं, उनका योग 1 है। क्यों होता है, आपको पता है कि जो ट्रेंगल के ये रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ट्रेंगल के लिए पॉसिबल होते हैं, और उस कंडीशन में जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो इनका सम 1 आ जाता है। जब हमने देखा कि ये पॉसिबल है तो क्या इसमें भी ऐसा पॉसिबल है, हमने देखा बिल्कुल पॉसिबल है। हमने इसको यहां रखा, अप्लाई किया, तब हमने देखा कि अगर ऐसा हो सकता है तो हमें क्या दिक्कत है कि cos अल्फा हम इसको मान ले, sin अल्फा इसको मान ले। जो चीजें हो सकती हैं, जो चीजें हमारे हाथ में हैं, उनको कर सकते हैं। अब कोरोना कभी खत्म भी हो सकता है, कभी आ भी सकता है, रैली होगी तुम खत्म कर देंगे, तो हमारी अपनी मर्जी चलेगी। अब आगे देखो, इसी तरीके से हमने किया और ये आके परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन निकल आया। आपको हमने बताया, क्या बताया कि आपको अगर कभी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो और परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना है, कुछ लोगों को चीजें लगती हैं कि आसान है, लेकिन जब प्रश्न आता है तब आप इसको डिवाइड करना ही भूल जाते हैं, आप बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। बिल्कुल जैसे कुछ मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर, जैसे किसान वाला था तो मोदी शांत हो गए, ऐसे आदमी भी शांत हो जाते हैं, आप लोग भी शांत हो जाएंगे जब कभी ये सवाल दे दे। अभी पीछे और जाना पड़ेगा,
ये अगर सवाल दे दे और आपसे बोले कि इसको आप परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन में बदलो, तब आप बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे अगर आपने इससे पहले कभी ये सवाल नहीं किया। आपको ये सवाल करना पड़ेगा। इसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका आप याद रखना कि जो x और y का कोफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर लेके जोड़ेंगे और उनका रूट ले लेंगे। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा, तो आप इस बात को याद रखना। एयरफोर्स वाले जो विशेषकर ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने बताया आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। पहले हमने बताया था कि कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन इनटू नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन। इसके लिए हमने बताया कि जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप जो कंडीशन बन रही हो, अगर उनका सम 1 आ रहा है तो हमारा आसानी से उनको लिख सकते हैं और सम 1 आएगा ही। अब हम बात करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे आज हम P की। ये P क्या है, आप लोग भली बात परिचित हैं कि दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है स्ट्रेट लाइन की उस ओरिजिन से, उस मूल बिंदु से। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज द P। जब हम आपसे पूछे कि P क्या है, तब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये P डिस्टेंस बिटवीन, इसके आगे लिख लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। आप ये बात समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लंबवत दूरी निकालेंगे कि डिस्टेंस तो कई तरीके से होंगी। ओरिजिन से अगर कोई लाइन, आप इस बात को समझे, हमने कल भी बताया कि अगर आप फिगर ठीक ठाक बना लेते हैं तो आप 50% गणित कर लेते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने ये बनाया, हमने आपसे कहा कि यहां से सिर्फ डिस्टेंस बताओ स्ट्रेट लाइन की, तो आप यहां खींचेंगे, आपका मन होगा यहां खींचेंगे, यहां खींचेंगे। जरूरी नहीं कि सब बराबर हो। क्यों बराबर होंगी भाई? यहां से डिस्टेंस कुछ कम हो सकती है, यहां से ज्यादा हो सकती है। अगर बराबर ही होती तो हम ये वाली ले लेते ना, क्योंकि ये भी तो उस लाइन से मिल रही है। इसलिए हम इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इस पर हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। और अगर आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तब इसी की लेंथ को हम P बोलते हैं। तो आप याद रखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर, आप त्रिज्या बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु हम इसको बोलते हैं, और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, सॉरी जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, जब हम P की करेंगे, तो व्हाट इज द P? तो P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन। या कुछ लोग इसे अलग भाषा में भी देख सकते हैं कि जो हिंदी वाले हैं वो ध्यान देंगे, मूल बिंदु से जो सामने रेखा है, जो एक लाइन दी है, उस पर लंबवत जो दूरी होगी, उसी लंबवत दूरी को हम P से बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट द लाइन बोल दो या टू द लाइन बोल दो, जो आपका मन करे वो बोलो। ठीक है, ये रहेगी। जब हम कभी इसकी बात करेंगे तो आप ये बात हर समय याद रखना, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आप याद रखेंगे। पहले तो अभी फिलहाल नोट करेंगे आप इस बात को कि हमने क्या लिखा है कि P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को क्लास 10th 11th 12th 10th में हैं तो पढ़ चुके हैं, 11th में हैं तो पढ़ेंगे, 10th में तो पढ़ के आए हैं। जब कभी हम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन की बात करें, तब आपको याद रखना है कि P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग इसके बाहर मोड लगा देते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये बात जानते हैं कि हम ये 50 बार बता चुके हैं कि फिजिक्स कतई तो पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी है तो आपको पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं, तो काहे हम बेफालतू कैलकुलेशन बढ़ाएं। कुछ लोग मोड को तो भगवान समझ लेते, जैसे कुछ लोग मोदी को भगवान समझते, इसी तरीके कुछ लोग मोड को भगवान समझते। तो इस मोड से आप मतलब इतना याद रखना कि अंदर लिखी हुई हर चीज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बाहर पॉजिटिव ही आएगी। तो आपका मन है आप मोड लगाएं, आपका मन नहीं है तो आप कतई ना लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, फिजिक्स का बेसिक रूल आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा होगा, समय दूरी और चाल, जो फिजिक्स में पढ़ते थे, चौथा चैप्टर 11th में,
तो आपने पढ़ रखा होगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन P बराबर ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिजिक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उसका चौथा चैप्टर है, सेकंड नहीं। इसके बाद अगली बात करें अगर हम इसी P में ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कि x1 और y1 क्या है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से है कि वो किसी पॉइंट से होकर जाती है। अगर वो लाइन किसी पॉइंट से होकर जाती है और आपसे बोल दिया जाए कि अब इसका पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बताओ परपेंडिकुलर, तब आप इसी पॉइंट को x1, y1 मानते हैं। अगर यही लाइन गलती से ओरिजिन से होकर जाती है, अगर ये लाइन गलती से ओरिजिन से होकर जाती है और आपसे पूछा जाता है कि अब आप बताओ इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि ओरिजिन से जाएगी तो x1 और y1 जीरो होंगे। तो जब कभी ओरिजिन से जाएगी और आपसे पूछा जाए, जब कभी आपसे पूछा जाए ओरिजिन से जाएगी और आपसे पूछे कि तब डिस्टेंस क्या होगी, तो आप याद रखेंगे अगर ओरिजिन, जिसको हिंदी वाले ध्यान रखना, ओरिजिन 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 चिल्ला रहे, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु जहां तुम रहते हो, जहां पैदा हुए, मूल निवास, मूल बिंदु। और मूल बिंदु अगर आपसे मैप में बोले कि आप जहां खड़े हैं वो आपका घर है, वहां से आप अपने कोऑर्डिनेट से सेंड करो मुझे आपके घर आना है, तो आप कहेंगे जहां मैं खड़ा हूं वहां के मेरे कोई कोऑर्डिनेट नहीं, मेरे कोऑर्डिनेट 0,0 है। अब आप बताओ जहां आप हैं वहां के लिए मैं कोऑर्डिनेट सेंड करूं तो कुछ हो सकते हैं। तो आप याद रखना कि कोऑर्डिनेट का मतलब एड्रेस होता है। जब ओरिजिन की बात करते हैं तो मूल बिंदु, और जब मूल बिंदु की हम बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं किसी लाइन की, और उस लाइन में अगर आपसे बोल दे कि ये लाइन मूल बिंदु से जाती है और उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो मूल बिंदु का मतलब 0,0 होता है। उस कंडीशन में पॉइंट x1, y1 बनेगा और तब P बराबर c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ये बात याद रखना, P बराबर c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बात पूछिए कि जो हम बार बार c का प्रयोग कर रहे हैं ये क्या है। a और b तो आप समझते हैं कि a x इंटरसेक्ट है, b y इंटरसेक्ट है, लेकिन c क्या है आप कमेंट करके बताइए कि c क्या है। शायद हम अभी तक 15 से 20 बार आपको बता चुके होंगे कि सी क्या है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी नहीं पता होगा सी क्या। और फिर बाद हम कहेंगे सी की वैल्यू क्या रखें, तो आप याद रखो कि सी क्या है, इस बात को आप कमेंट करके जल्दी बताएं। हमें पता है कितना आता, सही से कमेंट तो हुआ नहीं। देखो सी का मतलब होता है कि जब कभी कोई लाइन किसी भी पॉइंट से होकर जाए, कहीं से भी होकर जाए, एक्स पर कुछ काटे, वाई पर कुछ काटे, हम उसको ए बी डिनोट करते हैं। लेकिन वाई पर कटा अंताखंड, जो वाई पर वो लाइन जिस जगह काट जाती है उस पॉइंट से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज सी इंटरसेप्ट, उसको हम सी के नाम से जानते हैं। और उसी को देखो कैसे, आप समझना बात कि अगर हमने आपसे बोला कि एक लाइन है, अगर एक्स पर ए इंटरसेप्ट काटती है और बी पर बी इंटरसेप्ट काटती है वाई पर, तब इस ए से हमें कोई मतलब नहीं, हम ए के लिए कुछ प्रयोग नहीं करते, लेकिन इस ओरिजिन से इस लाइन तक की जो दूरी होगी, जो कि बाई एक्सिस पर चली गई दूरी होगी, इसी को हम सी के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो वाई इंटरसेक्ट ही सी होता है। ठीक, ये हो गया था जब हमने वन लाइन की बात की, और वन लाइन को हमने बताया कभी ओरिजिन से होकर जाती है, कभी पॉइंट से होकर जाती है। भाई लाइन है, जहां मन होगा वहां जाएगा। लाइन है, हमारी भी कहीं चल सकती है, उसकी भी चल गई, जहां मन हुआ वहां जाएगी। अब वो जहां जाएगी हम उसको अपने अंडर में लाएंगे, कंट्रोल में लाएंगे, हमें पी कैसे निकालना उस बात को हम डिसाइड करेंगे। हमने उस पर बात कर ली। अब एक लाइन के मुद्दे पर जितनी भी फॉर्म थी, या पैरामेट्रिक हो, परपेंडिकुलर हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो, सब पर हम बात कर चुके। और हमने कल आपसे बोला था कि डिटर्मिनेंट फॉर्म को कमेंट करके बताए, तो आप लोग बता ही नहीं पाए। अब याद रखना, डिटर्मिनेंट फॉर्म की जब हम बात करें तो ये x होता है, ये xy होता है, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, क्योंकि दो ही पॉइंट दिए जाते हैं, इसको y2 मानते हैं। और जब इक्वेशन चाहिए होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होती है, तो इसके लिए हम x और y लेते ही हैं। यहाँ 1 1 1 मानते हैं, इसके बराबर 0 लिख देते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते हैं, इस पर हम बार बार बात नहीं करेंगे। ये था आपकी पैरामेट्रिक डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, सब पर बात कर चुके। एक लाइन के बारे में बारीकी से बारीकी जो चीज थी सब हम बता चुके। अब हम दो लाइन की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? दो लाइन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दो लाइनों की। तो आप ये याद रखना कि जब हम दो लाइनों की बात करें, अब हम बात करने जा रहे हैं टू लाइन्स की।
क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने पॉइंट पढ़ाया था तो पहले हमने एक पॉइंट के बारे में बताया, हमने बताया था इसमें हर एक चीज, हर एक वो बारीकी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है या कहीं भी आ सकती है, हमने हर एक उस चीज के बारे में बात की। हमने आपको ये तक बताया था कि आप मैपिंग करते हैं, जो घरों में आपके जो एड्रेस होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कई लोग एड्रेस को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, जो हाई फाई प्रोफाइल पढ़े वाले अंग्रेज वाले लोग होते हैं वो एक्स कामा वाई बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि भाई फला फला रास्ते से आ जाना, 3 किलोमीटर आगे हमारा घर है, इस तरीके से। लेकिन जो ज्यादा जैसे बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सिटी हो या हाई प्रोफाइल जो देश हैं, उन देशों में एड्रेस को कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। वो कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है, मैं आपको अपने कोऑर्डिनेट सेंड कर रहा हूं, आपको इस पते पर आना है। तो वो लोग करते हैं मैपिंग, जो मैप होता है, गूगल मैप होता है, वो कोऑर्डिनेट पर ही काम करता है। तो आपको पता हो क्या कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट को सीखने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, और मैपिंग को सीखने के लिए मैपिंग का तो एक काखा गा है। मैपिंग सीखना है तो काखा गा है, सिर्फ आपको ये बताते हैं कि भुज कहां, कोटि कहां, ये सब बस। लेकिन मैपिंग बहुत बड़ी चीज है, उस चीज को हम ना बता सकते हैं और ना उस पर हम बात करेंगे। तो पी एक्स कामा वाई की जब हम बात करते थे तो एक पॉइंट की बात करते थे, लेकिन जब हम 2 पॉइंट की बात करते थे तो हम x2 कामा y2 की बात करने लगते थे। इसी तरीके से अभी तक हमने लाइन पर बात की, और इनके बीच डिस्टेंस की भी हम बात करते थे। जब एक लाइन खत्म हो गई तब हम बात करेंगे 2 लाइंस पर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट लाइन हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमें क्या पता कितनी लाइन है, लेकिन हम वही पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। ऐसा तो है नहीं कि हम वो पढ़ने लगेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैथ में केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ाएंगे, मैथ में मैथ ही पढ़ाएंगे। तो जब 2 लाइनों की हम बात करेंगे तो आप याद रखना कि 2 लाइनें अगर किसी भी कार्टेशियन सिस्टम, एक बात को विशेष याद रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कार्टेशियन दूसरा पोलर। और इसी कार्टेशियन बोलो, पोलर बोलो, कोऑर्डिनेट बोलो या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, सब एक ही बात होती है, क्योंकि इसको हम 90 डिग्री के प्लेन पर बनाते हैं जो एक्स वाई प्लेन पर बनते हैं। इस बात को आप पहले सीख चुके हैं और याद भी होगा। अगर हम 2 लाइंस की बात करें तो किसी भी कार्टेशियन सिस्टम हो या कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उस पर जब कभी हम लाइन को शो करेंगे तो लाइन सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन में पाई जा सकती है। मतलब अपने यहां सरकार बदली जा सकती है, उसकी सिर्फ 2 कंडीशन है। एक, या तो मोदी को कम सीटें मिले या विपक्ष वाले को ज्यादा सीटें मिले, इसके अलावा कोई दूसरी चीज है कि नहीं। एक को ज्यादा मिले या फिर एक को कम मिले, यही इसमें है कि 2 लाइंस को हम सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन में डिनोट कर सकते हैं। या तो वो पैरेलल हो, या तो वो पैरेलल हो, अगर वो पैरेलल होंगी तो अच्छी बात है, उन पर हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। या फिर वो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर आप समझते होंगे, लंबवृत्त हो, लंबवृत्तीय हो, मतलब एक दूसरे पर लंब हो, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए जहां पर इंटरसेक्ट करें। तीसरी, या फिर वो संपाती हो, डिपेंडेंट हो, जिसको हम अलग नाम से भी जानते थे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हो या डिपेंडेंट हो। इसके अलावा कभी 2 लाइनें पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा कभी 2 लाइनें पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अगर 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनें हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या तो पैरेलल होंगी। भैया अगर पैरेलल हैं तो फिर हम दूसरा क्यों सोचेंगे, तो पैरेलल बारे में सोचेंगे। अब अगर पैरेलल भी नहीं है तो वो परपेंडिकुलर हो सकती है, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है ऐसा। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही पर पैरेलल भी नहीं और लाइनें 2 हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन ने अब दिया तुम्हें धोखा, एक लाइन के ऊपर बना दी दूसरी लाइन, और वो आपको बता रहा है क्योंकि आपने यही तो किया था जब एरिया निकाला था ट्रायंगल का, कि आपने बता दिया कि हम आपका एरिया 0 ही रखेंगे लेकिन हम करेंगे कुछ भी। वही क्वेश्चन ने किया, उसने क्या कहा, आपको शो नहीं किया, आपसे ये बोल दिया कि ये लाइन डिपेंडेंट है, कोइंसिडेंट है, और अगर ये लाइन कोइंसिडेंट संपाती है तो हैं 2 लाइनें, तब आप क्या करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल लाइन की। इसी में हम हल्का पूरा जो हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन ऑफ लाइन भी देख लेंगे। तो आप देखना, जब हम पैरेलल लाइन की बात करेंगे और हम आपसे बोलें, सबसे पहले आपको याद रखना कि अभी तक जितने भी हमने फॉर्म पढ़े, चाहे पैरामेट्रिक हो, कोई भी फॉर्म हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब रहेगा तब तक जब तक उस पर क्वेश्चन बनेंगे नॉर्मल जो हम पढ़ रहे थे। अब जब हम 2 लाइंस में एंट्री करें तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 7 को आगे लेकर चल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक लाइन को पकड़ेंगे जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन बोलेंगे, उसी पर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन की जब कभी आपसे बात कर दी जाए तब आप इस बात को बहुत बखूबी याद रखेंगे कि अगर कभी हमें एक लाइन माननी हो तो उस लाइन को हम ax + by + c = 0 मानेंगे। अब वो बात अलग है कि जब हम
पैरेलल लाइन पढ़ेंगे तो पैरेलल लाइन का ये एरिया बराबर होता है, क्योंकि उनकी प्रवणताएं बराबर होती है, तो C1 और C2 C3 बदलते हैं। इनफाइनाइट मान लो, सिर्फ ये वैल्यू बदलेगी, ये हर समय सेम रहेगी। जब परपेंडिकुलर पढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर में ये नहीं बदलता, जबकि ये बदल जाता है, bx माइनस a हो जाता है, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। वो बात अलग होगी, उस परपेंडिकुलर पर हम बात भी करेंगे। वही जब हम संपाति की बात करते हैं तो संपाति का कुछ मतलब ही नहीं होता। यही लाइन जहां आप एक लाइन पे अनंत संपाति खींच दें, अनंत डिपेंडेंट खींच दें, हर एक प्रॉपर्टीज जो उस लाइन की होगी, जो मूल लाइन थी, उसी लाइन के बिहाफ पर ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। सभी जो भी प्रॉपर्टीज, सभी जो गुण होंगे वो बराबर होंगे, सेम होंगे। तो आप इस बात को याद रखना कि जब कभी आपको अगर हम बोल दें कि आपको पैरेलल लाइन माननी है, तो आप एक अगर दी है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दैट इज ओनली जब कभी कोई एक लाइन दी हो। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा मानने के लिए आपसे बोल दे, तब आप क्या करेंगे, x a1 लिखेंगे या b1 लिखेंगे, इस c1 की जगह c1 लिखेंगे। ऐसा तब करेंगे जब लाइनें परपेंडिकुलर हो। लेकिन हम नहीं, लाइनें जब परपेंडिकुलर, पैरेलल या संपाती ना हो तब हम ऐसा करेंगे, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं। आप पहले इस बात पर ध्यान दें कि जिस बात को हम पढ़ रहे हैं वो तब पढ़ रहे हैं जब वो आपको दिखा दे कि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दोनों लाइनें, अगर अलग अलग होंगी तो अलग अलग कंडीशन बनेगी, तो अनंत चीजें बन सकती हैं। अगर वो किसी कार्टेशियन प्लेन पर दिखाई जा रही हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से काम करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या परपेंडिकुलर होंगी, या डिपेंडेंट होंगी। अब इन्हीं पर हम बात कर रहे हैं, तो आप ये दिमाग में याद रखना कि हम बात तब कर रहे हैं जब ये दोनों लाइनें कार्टेशियन सिस्टम पर हैं। तो ये बार बार कंफ्यूजन ना हो कि कभी कभी लाइनें अलग अलग होती हैं, किसी कार्टेशियन सिस्टम की बात नहीं करता है, तो आप याद रखना तब हम अलग अलग इसे लाइन मानते हैं। जैसे हमने माना इस टाइप से a1x b1y प्लस c1, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइन। अगर लाइनें कभी पैरेलल हैं, भाई साधारण सी बात है, कोई आदमी आपसे पूछेगा कि आप स्टैंडर्ड लाइन के बारे में क्या जानते हो, तो वो सबसे पहले कहेगा कि भैया अगर तुम कुछ जानते हो तो हमें फॉर्म बता दो, नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन बता दो। अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है तो तुम कहोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब उसने कहा लड़का तो होशियार लग रहा है, आगे बढ़ो। उसने कहा अच्छा 2 लाइनें पढ़ी है? हमने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो 2 लाइनों में हमें 2 लाइनें जो हैं उनकी इक्वेशन मानकर दिखा दो, उनका समीकरण बनाकर दिखा दो, तब आप क्या करेंगे। और वो 2 लाइनें पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि लाइन को हम लिखते कैसे हैं जब लाइनें पैरेलल होती। तो अब ये बात याद रखना कि जब कभी 2 लाइनें पैरेलल होंगी, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब कभी 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होगा कि वो सीधी रेखा में है। सीधी रेखा में है मतलब एक दूसरे से एक ही दिशा में जा रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या आप समझ सकते हो किसी गाड़ी के जो पहिए होते हैं, उन पहियों के बीच गैप तो 2 ही मीटर का होता है। कार, ट्रक आप जिसका भी देखोगे कमानी 2 से 2.5 मीटर की होती है। अगर आप उस मीटर के गैप को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उन पहियों के बीच का गैप 2.5 मीटर का कभी नहीं पूरा होता, जबकि दूरियां वो 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर चल जाते हैं। तो इसी तरीके से पैरेलल लाइन का भी काम होता है। ये पैरेलल लाइनें चलेंगी तो साथ साथ, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइन क्या होता है ये बात क्लियर रहनी चाहिए। और हमें कभी अगर किसी कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पैरेलल लाइनें शो करनी है, तब आपको एक लाइन को लिखना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0। ये बात याद रखना। जब कभी 2 लाइनें हम बोले तो पहली लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन भी होगी ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। इस बात को आप याद रखें कि जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनकी प्रवणता कभी नहीं बदलती। कैसे देखो आप, अगर ये लाइन है और प्रवणता का मतलब आप समझते हो कि इंक्लिनेशन को जब हम 10 के साथ लेते हैं दैट इज ग्रेडियंट, तब उसको हम प्रवणता कहते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे से समांतर हैं, तो जो इनका इंक्लिनेशन होगा वही इसका इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों लाइनों के बीच 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होगा, या कह सकते हैं कि पैरेलल लाइनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, तो ये जो होगा थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इससे ज्यादा इस पर बात ना करो, यूक्लिड में घुस जाएंगे, ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, हमें पैरेलल लाइन करना है। तो पैरेलल लाइन अगर आपको देखना है ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0, अगर हम आपसे बोल दें कभी आपको इनफाइनाइट लाइन माननी है, तो आप देखोगे जो इक्वेशन बनेगी, जो इसकी प्रवणता होगी वो यही प्रवणता होगी, और a और b प्रवणता को डिसाइड करते हैं। ये बात याद रखना, ये जो है c डिसाइड करेगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है, ये बदलता रहेगा। तो कभी अगर हम आपको इनफाइनाइट माननी हो तो ax प्लस बी वाई प्लस
सी इनफाइनाइट बराबर 0। यहां आप लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस C3 बराबर 0, C4 बराबर 0। सी का मान बदलते जाओ, बाकी आगे का पोर्शन वही रहेगा। जैसे अगर कभी आपसे बोल दे कि 3x प्लस 4y प्लस सी बराबर 0, इसके समांतर रेखा का समीकरण लिखो, तब आप कहेंगे कि 3x प्लस 4y प्लस C2 बराबर 0। कोई कहिए क्या कर रहे हैं, पगली आएगी बिल्कुल, ये जो लिखी वही लिख दी लाइन। हाँ भैया पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो पैरेलल ए और बी जो है वो ग्रेडियंट को डिसाइड करते हैं, और ग्रेडियंट इनकी बराबर होगी, प्रवणता बराबर होगी। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 3 और 4 C1 और C2, इस तरीके से आप लाइन मानेंगे। अगर C1 और C2 तो ये सिर्फ बदलेगा। पैरेलल लाइन के बारे में आपको समझ में आया कि ये समझ में आया कि जब कभी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि चाहे हमसे वो इनफाइनाइट इक्वेशंस बनाने के लिए कह दे समीकरण, चाहे 500 चाहे 600 चाहे 400 कुछ भी बोल दे, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से लिख देना है। बदलना है तो C और C2 C1 C4 C इनफाइनाइट की वैल्यू। ये बात आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लें कि ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस C3 बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस C इनफाइनाइट बराबर 0। अब इसमें जो याद करने वाली चीजें हैं, जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, उस चीजों को हम पढ़ेंगे, उन चीजों के बारे में याद रखेंगे। अभी आप इसको नोट कर लें पहले कि जब कभी एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 4y प्लस C1 बराबर 0, और अगर हमें इस लाइन को पैरेलल बदलना है पैरेलल लाइन में, तब हम क्या करेंगे 3x प्लस 4y प्लस C2 बराबर 0। C का मान क्या होगा वो बात अलग होगी, C का मान अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब देखो यहां तक की ये कहानी जो हमने पढ़ी, हमने ये पढ़ी कि ये लाइनें कभी किसी पैरेलल लाइन, जो कभी पैरेलल लाइनें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दे दी जाए, लेकिन ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये लाइनें पैरेलल होंगी या ये लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। तो हम बात कर रहे हैं टू पैरेलल लाइन की, टू पैरेलल लाइन की। हमको वो फिगर कभी नहीं देगा, अगर वो हमको फिगर देगा नहीं तो हम कैसे करेंगे। अगर फिगर दे देगा तो हम देख के बता देंगे कि दोनों की दिशा एक है, दोनों में गैप बराबर है, तो हर समय वो पैरेलल लाइन होंगी। लेकिन अगर उसने ये कुछ दिया नहीं, हमसे सिर्फ सवाल में कुछ चीजें दे दी, तो और वो चीजें क्या होंगी जिनसे हमें पता चलेगा कि ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो आप ये बात याद रखो कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी प्रूव दैट लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो कोई बात नहीं, अगर पैरेलल नहीं है तो हाउ कैन वी प्रूव दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप बताओ कि अब हम ये कैसे प्रयोग करेंगे कि दो लाइनें दी हैं वो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा उन लोगों ने मेरे बात करते समय एक चीज पर नोटिस किया होगा कि हम बार बार ग्रेडियंट प्रवणता की बात करते हैं, और हमने आपको बता दें कि आपको जब कभी कोई पूछ दे कि टू लाइंस के बारे में बताओ, तब आप क्या कहेंगे, टू लाइंस की इक्वेशन क्या बनाएंगे, हम बात कर चुके। अब वो इतना इंटेलिजेंट था कि उस बंदे ने आपसे पूछ दिया कि भाई टू लाइंस तो हैं, अब ये परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे। अब अगर तुमने घंटा पढ़ा नहीं ग्रेडियंट तो बता ही नहीं पाओगे। तो आप याद रखना कि जब कभी हमसे पैरेलल की बात कर दे या फिर कभी परपेंडिकुलर की बात कर दे, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रेडियंट, उसकी प्रवणता देखकर बता सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, या फिर उसका फिगर दिया हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर देने की कोई रीत है नहीं, और जो रीतें होती नहीं तो रीत तोड़ने की कोई आदत है नहीं, तो आपको वो कभी फिगर नहीं देगा, आपको देगा ग्रेडियंट। आपको ग्रेडियंट देखनी है और आपको बता देना है कि ये लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। कहानी सिर्फ इतनी थी कि लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हमको कैसे पता चलेगा। हमको पता चलेगा उसकी ग्रेडियंट से, और ग्रेडियंट क्या होती है आप अच्छी तरीके से जानते हो कि m बराबर, इसी m को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, और इस m को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे टेन क्या था, हमने कहा टेन इंक्लिनेशन की स्पर्शज्या थी, मतलब झुकाव थीटा की स्पर्शज्या थी, तभी तो हमने इसको टेन थीटा लिखा। और इसी को कोऑर्डिनेट में हम प्रवणता बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। जब हम इसको आगे डिनोट करेंगे तब हम लिखेंगे बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं।
बोलो इसके आगे क्या कर सकते हैं? बोले हमें इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, हमें इस फॉर्मूले का काम थोड़ा ना इक्वेशन निकालनी हो। हमने कहा क्या करना है? हमने कहा तुम्हें दो लाइनों के बीच रिलेशन देखना है, लाइनें पैरेलल है परपेंडिकुलर। तो हमारे दिमाग में आया कि यार हाँ एक चीज बताई थी कि कभी दो लाइनें दी हो और उनके बीच एंगल निकालना हो, तब आपको पता होना चाहिए m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर इसके साथ एक बला यार समय चलती रहती है, वो बला बोलते हैं हम मोड। जो समझदार है वो जानते हैं कि कभी एंगल निगेटिव नहीं होता, कभी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, वो इस बला को साथ लेकर नहीं चलते। और जो नहीं जानते हैं उस बला को साथ रखते हैं और लिखते हैं टेन थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1। आपको नोट्स बनाने होंगे फेयर, तो अब इसको लिखो, आराम से लिखो, मोड लगाओ, मॉडुलस लगाओ, लेकिन याद रखना कि एंगल और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि एंगल 360 डिग्री होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, और डिस्टेंस वो भी पॉजिटिव ही होती है, कभी निगेटिव नहीं होती। आप चाहे पीछे जाओ चाहे आगे जाओ, डिस्टेंस कभी गलत नहीं चलोगे। डिस्टेंस की क्योंकि दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उस डिस्टेंस को कभी हम निगेटिव नहीं मान सकते। अगर उसकी डायरेक्शन होगी तो हमें पूरब जाना, हम पश्चिम जाएंगे, ईस्ट जाना, वेस्ट जाएंगे, तो वो निगेटिव हो सकती थी। उसकी डायरेक्शन ही नहीं तो निगेटिव कैसे होगी? तो आप याद रखना, जब कभी हमें दो लाइनों के बीच प्रवणता, दो लाइनों के बीच पता करना हो कि लाइनें दैट आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर, वो लाइनें लंबवत हैं या समांतर, तो हमें उनके बीच प्रवणता पता होनी चाहिए। और हमें बाई चांस उनके बीच का कोण मतलब प्रवणता नहीं पता है, तो उसके लिए हमें कम से कम उनकी इंडिविजुअल प्रवणता दी होगी। कहा होगा कि पहली लाइन की प्रवणता फला फला, मतलब m1 बराबर 3, m1 बराबर √3, m2 बराबर 1/√3। अब आप इन दोनों के बीच रिलेशन बताइए, ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तब आप उस m1 का मान यहां रखेंगे, m2 का मान यहां रखेंगे। जैसे अगर आपसे कभी बोल दे कि m1 बराबर √3, पहली लाइन की प्रवणता √3 है, दूसरी लाइन की प्रवणता 1/√3 है, ऐसे बोलेगा कभी नहीं। वो बोलेगा कि पहले लाइन का इंक्लिनेशन झुकाव थीटा बराबर 60 डिग्री है और दूसरी लाइन का झुकाव थीटा बराबर 30 डिग्री है। अब आप बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? तब आप क्या करेंगे कि वहां से 30 का मान रखेंगे 10 में, और m1 बराबर √3, m2 बराबर 1/√3 निकालेंगे। इसको जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो 10 की कुछ वैल्यू निकलेगी, उस 10 की वैल्यू से हम थीटा निकालेंगे, या फिर इसी 10 थीटा को हम m के बराबर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच जो प्रवणता का रिलेशन है वो पैरेलल के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब वो रिलेशन क्या होता है उस चीज को आपको देखना पड़ेगा, या फिर इनकी प्रवणताएं अगर आपको गलती से दे दी हैं तब आप इनकी प्रवणताएं उठाकर बराबर कर देंगे। अगर वो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, मतलब m1 बराबर m2 होगा। इस बात को अगर आप यहां याद रखें तो इसी बात से हम उस बात को प्रूव कर रहे हैं जो लाइनें पैरेलल होती हैं। आप देखो, अगर tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 लिख दें, कोई दिक्कत? बोले भैया कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कहते कतई नहीं। तो हमने कहा ये बताओ, अगर ये लाइनें पैरेलल है, अभी हम मान लेते हैं क्योंकि हम मैथ में ज्यादातर चीजें मानेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब हम यहां मानेंगे कि लेट लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल हैं और उन दोनों लाइनों की ग्रेडियंट प्रवणता m1 m2 है, इस बात को आप याद रखना कि m1 m2 क्या है। कह रहा है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइनें समांतर होती, देन इट इज possible that the gradient of first line is m1 and the gradient of second line is m2, और जो प्रवणता पहली लाइन की रहेगी वो m1 रहेगी और सेकंड लाइन की प्रवणता m2 रहेगी। अब आप बताओ, अगर इसी m1 और m2 को हम पैरेलल मान लेते हैं, तब आप बताओ कि पैरेलल का मतलब यही तो होता है कि या तो थीटा का मान 0 होगा या 180 डिग्री होगा। अगर थीटा का मान 0 होगा तो tan 0 का मान क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि tan 0 का मान 0/1 होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, और जब 10 में हम अप्लाई करते हैं तो 10 को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं? अगर आपने पढ़ रखा होगा कि लाल बटे कक्का तो पता होगा, sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे, और sin थीटा का 0 का मान 0 होता है, cos थीटा का 0 का मान 1 होता है। इसी तरीके से लिखेंगे, ना कि इसको 0 लिखेंगे। 0/1 बराबर m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हमें लाइनों को पैरेलल देखना है, और पैरेलल में हमें पता कि इसका रिजल्ट 0 होता है, तब हम इस ऊपर वाली को, नीचे वाली से हमें कोई मतलब नहीं, हम लिखेंगे m1 माइनस m2 बराबर 0, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो दैट इज 0। अगर m1 माइनस m2 बराबर 0 आ जाता है, तब आप एक बात और देखेंगे कि m2 को हम उठाकर उधर ले जा सकते हैं। अगर m2 को ले गए तो हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2। अब हमें नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी कि m1 बराबर m2, इसका क्या मतलब? इस m1 बराबर m2 का मतलब यह है कि ये दो लाइनें अगर पैरेलल हैं,
इफ, आप ये बात याद रखना कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यदि दो लाइनें समांतर हैं, अगर दो लाइनें समांतर हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ अलग थोड़ा ना हो जाएगा यार। अगर दो लाइनें समांतर हैं तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। उसी पर बात कर रहे हैं, घूम फिर कर उतरे तो घूम रहे हैं। अगर दो लाइनें समांतर हैं तब थीटा 0 होगा, अगर थीटा 0 होगा तो प्रवणताएं बराबर होंगी। अब यहां से एक चीज नहीं सीखने वाली है कि कभी कभी हम थोड़ा यहां से एक कदम आगे बढ़ जाता है एग्जामिनर, और वो आपसे सलूशन ऑफ लाइन के बारे में पूछना चाहता है, स्ट्रेट लाइंस के जो समीकरण हल होता है उसके बारे में पूछना चाहता है। तो आप याद रखो कि हम प्रवणता के बारे में पहले आपको बता चुके हैं कि m1 का मतलब होता है x का गुणांक बटे y का गुणांक, m2 का मतलब y, ये भी x का गुणांक बटे y का गुणांक। दो लाइनें हैं तो इसको अगर हम a1 मान लें, इसको b1 मान लें, और x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, तो m2 भी x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है। इसी को हम लिख देते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। तो यहां ये बोला जाता है कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। और आपसे कभी बोल दिया जाए कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी लाइनों की प्रवणता बराबर होगी। हमने आपको बताया कि अगर कभी आपको एक लाइन दे दी जाए और आपसे वो पूछ दे कि अब इस लाइन को हमें दूसरे लाइन के साथ आपको रिलेशन बताना है कि ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं या फिर पैरेलल हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं, उनकी ग्रेडियंट देखनी पड़ेगी। हमने ग्रेडियंट देखी और हमने रिजल्ट निकाला। इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लेंगे कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यदि दो लाइनें पैरेलल हैं तब उनकी प्रवणताएं m1 बराबर m2 होंगी। और अगर ऐसा हो जाता है कि m1 और m2 बराबर हो जाते हैं तब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब c और c2 के मान नहीं होंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। चाहो तो आप इस फिगर के साथ नोट कर लो, पीछे की कहानी सिर्फ समझाने के लिए थी और आप समझ गए होंगे। अगर ये लाइन a1x प्लस b1y प्लस c हो, ये लाइन a2y प्लस b2x प्लस c2 हो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम p मान लें या d मान लें, और हम कभी इनकी प्रवणताएं, एक की m1 है, इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, और हमें इनके बीच पता करना हो कि लाइनें पैरेलल है या नहीं, तब हम लगाते हैं tan थीटा। और उससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर tan थीटा लगाओगे तो उनकी प्रवणताएं बराबर आएंगी यदि दोनों लाइनें समांतर। ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो m1 और m2 बराबर आएगा, और हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे दैट इज द सोल्यूशन ऑफ एंगल, सोल्यूशन ऑफ लाइन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इन देयर ग्रेडियंट्स। किसी भी लाइन की प्रवणताओं के बीच ये रिलेशन है, संबंध है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 याद रखना, विशेष कर तो इसको इतने को याद रखना। इसी में एक चीज और याद रखेंगे, सोल्यूशन ऑफ, जब कभी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो हम आपको बता दें कि उस लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि x या y की कोई भी वैल्यू आप एक में रखें, कुछ रिजल्ट निकले, उसी x और y की वैल्यू दूसरे में रखें तो कुछ रिजल्ट निकले। लेकिन अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं और पैरेलल होने की कंडीशन में, इफ लाइंस आर पैरेलल, आराम से फेयर कॉपी में भाषा बना बना के लिखें, इफ लाइंस आर पैरेलल देन, इफ लाइंस आर पैरेलल देन क्या होगा, तब ये होगा कि इनके बीच जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन नो सोल्यूशन। मतलब अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो वो कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, अगर वो कभी मिलेंगी ही नहीं तो उनके बीच सोल्यूशन क्या निकलेगा। सोल्यूशन मतलब रिजल्ट, समझ रहे हैं। जब कभी वो मिलेंगे ही नहीं तो उनका रिजल्ट ही क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उनका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, नो सोल्यूशन होगा। ये बात पैरेलल लाइंस के लिए थी। इसके अलावा अगर हम कभी आपसे बात कर दें परपेंडिकुलर लाइन की, जब कभी हम बात कर दें आपसे परपेंडिकुलर लाइन की, तब आप इस बात को याद रखेंगे, जब कभी हम परपेंडिकुलर लाइन की से बात करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन के बारे में हमने आपको बताया कि उसी tan थीटा से देखेंगे, और हमें पता tan 90 का मान 1/0 होता है, और हम जानते हैं m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 का मान 1/0 होता है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि m1 माइनस m2 बराबर 1 कुछ आएगा। अगर आप इसको निकालना चाहे तो निकालें, लेकिन हम कुछ इसको निकालते नहीं।
आप यहीं से इसको हल करेंगे, इस वाले को उठाएंगे और इस वाले को उठाकर हम देखते हैं कि 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, और हम देखेंगे कि m1 इंटू m2 बराबर -1। रिजल्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा, रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पीछे इतनी बात कर चुके हैं तो हमें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि हम पीछे सब बातें कर चुके हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी। अब हमें उनका रिजल्ट देखना है। तो अगर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन व्हाट इज द पॉसिबल एस्पेक्ट ऑन दिस लाइंस। ऑन दिस लाइंस मतलब इन दोनों रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हैं तब कौन कौन सी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनको हमें देखना है। इफ द लाइंस आर पैरेलल, यदि लाइनें समांतर हैं तब आप क्या करेंगे, समांतर तो हम पढ़ चुके हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तब आप इस बात को याद रखेंगे कि लाइनें परपेंडिकुलर होने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि इनकी ग्रेडियंट प्रवणता m1 इंटू m2 बराबर -1 होगी। और इसी m1 में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं a1 इंटू v1 इंटू a2 अपान b2 बराबर -1। इसको इसलिए करा रहा है क्योंकि एनडीए में इसका रिजल्ट पूछा गया कि ये रिलेशन दिया है, बताओ लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, पैरेलल, एक सवाल हो जाएगा। आप याद रखना इस बात को। a1 इंटू a2, और जिन लोगों ने कभी एनडीए का सेट उठा के देखा होगा तो उनको पता होगा कि ये सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया। उसमें उन्होंने दिया था कि a1 a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0। आप बताओ कि ये लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी। सवाल जो था इस टाइप से था कि इफ एक्सप्रेशन a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, देन टेल द लिमिट्स, या कह सकते हैं टेल द फॉर्मेशन ऑफ लाइन दैट आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। वो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी, ये रिलेशन है। तो आप याद रखेंगे जब कभी इस रिलेशन की आपसे बात कर दी जाए तो हम इसको कैसे निकालते हैं और कहां से आता है, आपको कैसे निकालना है। अगर आपसे कभी 12th में आप हो तो आपको 4 नंबर में अगर मिलेगा तो आपको इसका पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने का वही ग्रेडियंट से हम करते हैं, दोनों लाइनें मानेंगे और हम कर लेंगे। अगर आप एयरफोर्स एनडीए तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखना इस सवाल को विशेषकर, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 हो तो लाइनें कैसी होंगी। अगर ये रिलेशन बनता है तो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपसे कभी बोल दे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, तब लाइनें कैसी होंगी, तो आप ध्यान रखना कि दैट इज लाइनें जो पैरेलल होंगी, जिनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा और इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे सोल्यूशन ऑफ लाइंस पे, हमें याद रखना चाहिए कि अगर आपसे सोल्यूशन ऑफ लाइन की बात कर दे और आपसे बोल दे कि अगर सोल्यूशन ऑफ लाइन में ये रिलेशन है a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, तब बताइए लाइनों के बीच एंगल कैसा होगा, तब आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। ये लाइनें कैसी होंगी, तो परपेंडिकुलर होंगी। अगर आपको गलती में ये दे दे कि m1 इंटू m2 बराबर -1 या a1 अपान a2 बराबर b1 बराबर a1 अपान a2 बराबर b1 इंटू a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, और आपसे बोले कि बताओ ये रिलेशन कब पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो द रिलेशन a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज ओनली पॉसिबल इफ द लाइंस आर पैरेलल। यदि लाइनें पैरेलल होंगी एंड द इंक्लिनेशन, झुकाव बिटवीन देम इज 0 डिग्री, अगर उनके बीच झुकाव 0 डिग्री होगा तभी वो लाइनें पैरेलल होंगी। तो आप याद रखना कि ये रिलेशन दे दे, सीधा पूछा जाता है, क्योंकि एयरफोर्स में ज्यादातर रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम में आप उठाकर देखिएगा, कभी आपसे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ज्यादातर वो रिजल्ट के बारे में ही पूछता है। तो अगर आपसे रिजल्ट पूछेगा तो इस तरीके से देगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे भी 2 लाइंस पर, इसी से बनेंगे सोल्यूशन ऑफ लाइन से। अगर आपको ये रिलेशन दे दे और आपसे बताए कि आप बताओ ये लाइनें पैरेलल हैं या इनके बीच एंगल कितना है, तो आप याद रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैरेलल होंगी तो m1 बराबर m2 होगा और ये रिलेशन बनेगा। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0 होगा। आप ये बात ध्यान रखना। बस ये 2 लाइंस के लिए इतना ही था जो पैरेलल और परपेंडिकुलर में हमें पढ़ना था। हाँ, अगर आपसे कभी बोल दे कि परपेंडिकुलर लाइंस का सलूशन क्या होगा, हल क्या होगा, अगर 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। और वो सोल्यूशन का जो पॉइंट अगर कभी पूछ दिया जाए तो उन दोनों लाइनों को हल करने से निकलता है। इस बात को आप याद रखो, अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तब वो लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दोज लाइंस। उन लाइनों का वही रिजल्ट होगा, वही सॉल्यूशन होगा।
तो आपसे अगर कभी और पैरेलल लाइन में सोल्यूशन होगा ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि लाइनें अपने अलग अलग तरीके से जाएंगी, कभी मिलेंगी नहीं। परपेंडिकुलर में मिलेंगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी पॉइंट को हम सोल्यूशन ऑफ लाइन बोलेंगे, और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। तो इस बात को आप याद रखना कि जो सोल्यूशन की बात करोगे परपेंडिकुलर लाइन में, तो सोल्यूशन यूनिक होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय, अद्वितीय या सिर्फ एक हल। जहां पर और अगर कभी पूछ दे कि इस जो हल की आप बात कर रहे हो इसके पॉइंट बताओ, तो आपको इसके पॉइंट अगर एक रेखा दी है a1 प्लस a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, या आपने कभी पढ़ा होगा 3x प्लस 4y बराबर 5, 2x माइनस 6y बराबर 7, तो आप x को बराबर करके y को बराबर करके एक को काटो, x की निकालो y की निकालो, जो दोनों का रिजल्ट निकलेगा तो वही दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर। जो लाइनें परपेंडिकुलर हैं उनका वही इंटरसेक्शन होगा, वही हल होगा, वही सोल्यूशन होगा। ये बात आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न मिलेगा जब हम करेंगे। तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसके बाद बचता है डिपेंडेंट, या जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, या जिनको बोलते हैं हम डिपेंडेंट लाइन, डिपेंडेंट लाइन। अगर कभी आपसे डिपेंडेंट लाइन की बात कर दे तो आप ये बात याद रखना कि अगर आप किसी पर डिपेंड हैं, तो आप ये याद रखना कि अगर आप किसी पर डिपेंड हैं तो आपके खर्चे उतने ही होंगे जितनी उसकी आमदनी होगी। ये बात आप याद रखना। अगर आप खुद खड़े हैं अपने पैरों पर तो आपके खर्चे अपने पैसों पर होंगे, अगर आप किसी पर डिपेंड हैं तो तब आपके सारे खर्चे उसी पर होंगे जिस पर आप डिपेंड हैं। यही इस लाइन में होता है कि अगर दो लाइनें आपस में डिपेंड हैं, आपस में कोइंसिडेंट हैं, संपाती हैं, तब उनका एक रूल बनता है कि जो एक लाइन के लिए इक्वेशन होगी, जो एक लाइन के लिए प्रॉपर्टी होगी, वही उस दूसरी वाली संपाती लाइन के लिए प्रॉपर्टी होगी। तो याद रखना, जब कभी कोइंसिडेंट की बात कर दे, डिपेंडेंट की बात कर दे, तो इसकी m1 m2 दोनों बराबर होंगी, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक ये लाइन है, इसी के ऊपर हमने उसी फॉर्म में दूसरी लाइन खींच दी। बस हम आपको उलझाना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ देंगे कि इन दोनों के बीच ग्रेडियंट प्रवणताओं का रिलेशन बताओ, तब आप करेंगे m1 बराबर m2। अगर आप m1 बराबर m2 करते हैं तब याद रखना कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अगर एक लाइन ये होगी तो दूसरी भी यही होगी। अगर संपाती है, अगर ये दोनों लाइन को संपाती भी बोलते हैं, याद रखना, अगर ये लाइनें संपाती हैं तो ये संपाती होने की कंडीशन में यानी कि C1 C2 M1 M2 सब बराबर होगा। तो आप याद रखना A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, सब कुछ बराबर होगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर वो सिर्फ कंडीशन दे दे कि दैट आर डिपेंडेंट, तो अगर डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, तो फिर वही सभी कंडीशन अप्लाई होंगी जो फर्स्ट लाइन पर अप्लाई होंगी। याद रखना, डिपेंडेंट की कंडीशन में प्रवणताएं भी बराबर होंगी, उनके बीच C1 और C2 का मान भी बराबर होगा। ये थी आपकी तीनों लाइनें। इनको एक रिजल्ट के रूप में आप देख लेंगे कि अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 दिया हो और यहां पर डज नॉट इक्वल टू होगा C1 अपान C2, तो ये लाइनें पैरेलल होगी और इनका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन है, टाइप है, और ये प्रॉपर्टी है। आप याद रखना, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, टाइप ये है, पैरेलल बनेगा, सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन वही अगर आपसे बोल दिया जाए कि लाइनों के बीच जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 बराबर 0, या फिर आपसे बोल दे A1, यहां पर ये भी बोल सकता है कोष्टक में M1 बराबर M2, ठीक है, और यहां आपसे बोल दे M1 इंटू M2 बराबर -1। ये दोनों चीजें याद रखिए कि कभी आपसे अगर बोल दे वो ये वाला रिलेशन या फिर ये वाला रिलेशन, तो ये अगर प्रॉपर्टी होगी तो इस प्रॉपर्टी कंडीशन में ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। इस चिन्ह का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं उल्टा टी, जिसको आप उल्टा टी भी समझ सकते हैं, तो इसको हम उल्टे टी से शो करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, उनका सोल्यूशन की बात करी जाए तो सिर्फ और यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय सोल्यूशन एक सोल्यूशन होगा। वही अगर हम अगली बात करें संपाती लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं की अगर कभी बात की जाए तो आप याद रखना कि जो संपाती रेखाएं होती है उनका मतलब यही होता है कि एक है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की आप बात करो तो इनकी प्रॉपर्टीज ये होगी कि M1 बराबर M2 होगा, C1 बराबर C2 होगा। अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो उनकी जो लाइनें होंगी वो लाइनें संपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी होगी। अगर ऐसा है तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, तो इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। आप जो चाहे रखो, अगर पहली रेखा पर x का मान 1 रखेंगे, अब वो लाइन ही संपाती लाइन है, उस पर ही है, तो उसका भी मान x के लिए 1 ही होगा, तो आप इनफाइनाइट अनंत मान निकाल सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। हमने तीनों जो भी टाइप किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी लाइन को, दो लाइनों को शो करने के लिए हो सकते थे, वो हमने पढ़े। हमने तीनों टाइप के बारे में आपको बताया कि तीनों टाइप में कब ये कॉलिनियर, कोइंसिडेंट, कब पैरेलल, कब परपेंडिकुलर होंगी। अब सिर्फ और सिर्फ जो पैरेलल लाइन पे जो कुछ था, मतलब हम कह सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे था, सब कुछ हो चुका, सब कुछ खत्म। बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं। अगली क्लास में हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था कि कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला, इसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन पॉइंट 6 चैप्टर थे, जिसमें से हम 2 कर चुके हैं। बचे हुए 4 चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, कुछ आता होगा तो पसंद आएंगे, अगर पसंद आते हैं तो इनको लाइक करो। लाइक के साथ साथ चैनल को, अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। और एसएससी में कुछ करना चाहते हैं तो अर्थ एकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। अर्थ एकेडमी प्ले स्टोर से अर्थ एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप अपने मन मर्जी का जो चाहें वो कोर्स खरीदें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।